नमस्ते डियर चिल्ड्रेन, सुप्रभात। आज हम लोग हिमालय की बेटियां जो क्वेश्चन आंसर से प्रश्नोत्तर है उसका आलोचना करेंगे। मैं आपको पिक्स भी भेज दूंगा, आप लोग इसको पूरा प्रश्नोत्तर को लिख लेना और इस वीडियो से समझ लेना। तो पहला प्रश्न है लेख से प्रथम प्रश्न। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। इसका अर्थ यह है, हमारे भारतीय परंपरा में नदियों को माँ कहा गया है। खाली नदियों को नहीं, बहुत सारे चीज़ों को, या जैसे गाय है, गौ माता माँ दूध देती है, ऐसा बहुत कुछ लोगों को ऐसा माना गया है। तो यहाँ पे नदियों को भी माना गया है, लेकिन नागार्जुन यहाँ पे कहते हैं कि और क्या क्या रूप में, प्रश्न के आधार पर नागार्जुन और क्या क्या रूप में देखते हैं हमको बोलना है। उत्तर नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, माना हो गया है नहीं, माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी मतलब प्रेमिका व बहन के रूप में भी देखा है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। हमारे पाठ में जब बताया गया था सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की विशेषताएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं हमको यहाँ लिखना है। उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। ये पूरा उत्तर है। इसका कथन का तात्पर्य है, ये जो दोनों नदियां हैं, इन्हीं से ही छोटी छोटी नदियां निकली हुई है, तो इनकी विशेषता ज़्यादा हो जाती है, और ये दोनों सीधा हिमालय से, ग्लेशियर से पिघल कर निकली हुई हैं। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। मैंने अभी कहा था कि हमारे भारतीय परंपरा में माता कहा गया है नदियों को। तो उत्तर देखते हैं। ऐसे ही काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता, जन माता यानी सबकी माता कहा है। क्यों कहा है देखते हैं। जल ही जीवन है, ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। कल्याणी मतलब दूसरों का सदा सुख करने वाला, कल्याण करने वाला, ठीक है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावे ये नदियां, इसके अलावे नहीं होगा, इसके अलावा होगा, ठीक है, ये गलत है। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही है। इनका जल भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में, उर्वर शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जब हिमालय जा रहे थे लेखक, उन्होंने कौन सी चीज़ों की प्रशंसा की है। तो उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी हरी घाटियों तथा महासागरों की
भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी का अर्थ है बहुत ही बहुत प्रशंसा की है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाँ, ये लेख से आगे, जैसे आपकी पुस्तक में लिखा जाता है लेख से आगे, ये दूसरा तीसरा स्टेप है इसका क्वेश्चन का। उसका प्रश्न नंबर 1, नदियों और हिमालयों पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए थोड़ी सी कष्टदायक है, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, अर्थात जैसे आपकी यहाँ पे एक कविता है हिमालय की बेटियां, ऐसे भी दूसरे कवि नदियों के ऊपर और हिमालय के ऊपर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। यहाँ प्रश्न के आधार पर आपको क्या करना है, आपको उन कविताओं में से किसी को भी चुनकर चूज कर, ठीक है, उनकी तुलना इस कविता के साथ करके अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, अपनी जो भावना है, आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। आपको तो क्या करना चाहिए था, पुस्तकालय से दूसरे कविताएं निकाल के आपको लिख के खुद से बनाना चाहिए था, फिर भी मैंने आपको कुछ हेल्प किया है, आप लोग इसको देख लीजिए। ये मैं बताऊंगा आगे, इसको मार्क करता हूँ, मैं आगे बताऊंगा। तो आते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ है वो। हाँ, ये है उसकी कविता। मैंने जो कोड किया है, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगुन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, हे तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धारे, जिस पुष्प भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुण उदार, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये कविता है, इस कविता का नाम है हिमालय, ठीक है। इसको लिखा है रामधारी सिंह ने, जिनका नाम दिनकर भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ये रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता को मैंने कोड किया है। यहाँ ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए, आपको उस कविता को लिखना है और इस वर्णन को लिखना है। उपरोक्त कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय का भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भारत धरती का मुकुट, हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए हैं, उसके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का समाधान या हल ढूंढने का प्रयास किया है। वहीं लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है। आप लोग और भी किसी का कविता लेके आप लोग खुद लिख सकते हैं, जिसमें बहुत लोग हिमालय में पाए जाने वाली औषधियों को लेकर उसको वैद्यराज भी बताया गया है। और कवि कालिदास ने
कुमार संभवम में अपने ये हिमालय को देवताओं के आत्मा के रूप में बताया है, आप लोग उसको भी तुलना करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसी प्रश्न के हिसाब से है। प्रश्न 2 नंबर पे ये आया है, भाषा लेखक प्रश्न लेख से आगे जो है। तो प्रश्न 2 में गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। मैंने आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, आप किसी भी कविता को पढ़ के अपना अपना क्या करना है, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, या तो मेरे उत्तर को भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग करेंगे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों के ज्ञान भी बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसको अपने पुस्तक में नोटबुक में लिख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, लिखिए। आपको समझ में आया क्या? ये जो ये कविता है 1947 में लिखा गया था नागार्जुन के द्वारा। उस दिन से आज तक इन नदियों में जो गंगा, जमुना, सतलुज ये जो नदियां हैं, इनमें से कौन सा चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, आप लोगों को उसको याद करके लिखना है। आप लोग न्यूज़ में पढ़ते देखते होंगे, सुनते होंगे, ये गंगा यमुना आदियों की धारा बहुत प्रदूषित हो गई है, कहीं पर तो बहुत ही गंदा हो गई है। अब अभी के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया गया उसके ऊपर, फिर भी बहुत ही कम सफाई हो सका है। आपको ऐसे ही बताना है क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो उत्तर को देखते हैं। 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकी क्रांति, ये यहाँ पे वृद्धि गलत है, ठीक है, अब वृद्धि को ऐसा लिखना है, पहले द, उसके नीचे ध, उसके ई की मात्रा, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव के लिए अहितकारी है। मानव के लिए, यहाँ पे ये लिखना है मानव के लिए। टाइप करते समय मैंने कुछ छोड़ दिया है या कहीं पर गलती हो गया है, तो आपको लिखना है न्यूनता हो गई जो मानव के लिए अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी जो कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन किया गया, 21 दिन के अंदर गंगा जल बहुत सारी नदियों का जल भी साफ हो गया। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं क्या बदलाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि अपने जो संस्कृत शिक्षक हैं, यानी कि मैं आपका जो संस्कृत शिक्षक भी हूँ, आई एम ऑल्सो, आपको मुझे पूछना है कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। मैं आपको ये बता दूं, जो कालिदास जी हैं महाकवि संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने अपने कुमार संभवम नाम के एक महाकाव्य में हिमालय को देवताओं के आत्मा का स्वरूप बताया है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरतोय निधिवगाह्य स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। इस श्लोक में हिमालय को देवताओं के आत्मा स्वरूप इसलिए कहा है क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के मान्यता के आधार पर हिमालय को शिव की निवास, भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, और सारे देवताएं वहाँ भी उसके शिखर पर वास करते हैं, रहते हैं, इसीलिए हिमालय को देवताओं का आत्मा कहा जाता है। ये आपको एक्सप्लेनेशन था समझाने के लिए। ये उत्तर आपको ये लिखना है, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है, ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा
अर्थात देवात्मा, देवताओं का आत्मा बोल के कहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, सॉरी ये यहाँ पे आ गया अनुमान और कल्पना। ठीक है मित्रों, आप लोग पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर बाद में मैं आपको दूसरे वीडियो में आगे की प्रश्नों को समाधान करके भेजूंगा। धन्यवाद। आप लोग पहले देख लीजिए, फिर बाद में इसको लिखना भी है। ठीक है, नमस्ते।